तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। ये कहानी आर्यन नाम के एक लड़के की है। आर्यन एक भूरी आंखों, सफेद चेहरे वाला एक 18 से 19 साल का लड़का था। अपने परिवार में अकेले कमाने वाला होने की वजह से आर्यन को बहुत सारी जिम्मेदारी थी। उसके 2 छोटे भाई और बहन भी हैं जिनको उसे संभालना होता था, क्योंकि उनका अपना कहने को बस उनका बाप ही है जो शराब पीकर कहाँ पड़ा रहता है, उन्हें खुद को भी नहीं पता होता। इसीलिए आर्यन को अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ती है। आर्यन स्विगी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसे एक यही नौकरी मिली जिससे वो अपने घर वालों का खर्चा संभालता है। एक दिन ऐसे ही आर्यन अपनी डिलीवरी करके हाईवे से अपने घर वापस ही जा रहा था कि तभी एक कार जिसका ब्रेक फेल था वो अचानक से पीछे से आर्यन को टक्कर मार देती है। तो क्या हुआ आर्यन के साथ? क्या वो जिंदा बच पाएगा या मारा जाएगा? आर्यन वही हाईवे पर खून से लटपट पड़ा था। न जाने कितनी ही गाड़ियां वहां से गुजरी होगी, पर एक ने भी उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाना तो दूर, किसी ने अपनी गाड़ी रोकना भी जरूरी नहीं समझा और लगभग 15 मिनट वहां ऐसे ही पड़े रहने के बाद आर्यन ने दम तोड़ दिया। आर्यन को मरते वक्त अपने भाई और बहन का ख्याल था। क्या आर्यन की शुरुआत होने से पहले ही हो गई है खत्म? आर्यन के जाने के बाद क्या होगा उसके छोटे भाई और बहन का? क्या वो भी भूख के मारे दम तोड़ देंगे? तभी आर्यन की आंख खुलती है और उसके सामने बहुत तेज सुनहरी रोशनी थी। रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यन को कुछ मिनट लगे अपनी आंखों को खोलकर देखने के लिए। तभी उस रोशनी से आवाज आती है, कैसे हो आर्यन? आर्यन फिर अपनी गर्दन दाएं घुमाकर देखता है कि कौन बोल रहा है, पर उसे सुनहरी रोशनी के अलावा कोई नहीं दिखता। तभी दोबारा आवाज आती है, इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं यहां सामने ही हूं। आप कौन है? आर्यन पूछता है। मैं वो हूं जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। मैं वो हूं जिसने इंसान और इंसानियत को बनाया। मैं वो जिसने सभी जीवों को बनाया। मैं वो हूं जिसने पूरा संसार बनाया। रोशनी में से आवाज आती है, मतलब आप भगवान हैं? हाँ, रोशनी से फिर आवाज आती है। इसका मतलब मैं मर गया हूं, आर्यन बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज भगवान जी, प्लीज भगवान जी, मुझे फिर से अपने भाई बहनों के पास भेज दो। वो बहुत छोटे हैं, मेरे बिना उनको संभालने वाला कोई नहीं है। वैसे भी हमारे पापा को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हम जिंदा है या नहीं। अगर मैं भी चला गया तो उसको कोई संभालने वाला नहीं बचेगा। रोशनी से आवाज आती है, यही जीवन का चक्र है, अगर कोई जिंदा है तो वो मरेगा जरूर। पर भगवान जी, मेरे भाई बहन का क्या होगा? आप तो जानते ही हैं ना, हमारा बस एक बाप ही है, वो भी बस कहने के लिए अपना है, बाकी उसको हमसे कोई मतलब नहीं था। उनका बस मैं ही एक सहारा था, पर अब मैं भी नहीं रह पाऊंगा तो पता नहीं अब कैसे वो जिएंगे। आर्यन बोलता है। हाँ, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, पर तुम्हारा शरीर पहले ही कार दुर्घटना में जल गया है, तो मैं चाह के तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता। रोशनी से आवाज आती है, देखो, मैं तुम्हें दोबारा तो जीवन दे सकता है, पर वो दूसरी दुनिया होगी जो दुनिया यहां से बिल्कुल अलग है। वहां प्रदूषण फैलाने के लिए गाड़ियां नहीं होगी। वहां जात पात के नाम पर अलग करने वाले लोग नहीं होंगे। रोशनी में से आवाज आती है, यहां मेरे भाई बहन इस जीवन में मुश्किलें सहे और मैं दूसरा जीवन लेकर अपनी जिंदगी अच्छे से कैसे जी सकता है? आर्यन बोलता है। भगवान जी, मुझे उनके पास नहीं भेज सकते, पर उन्हें तो मेरे साथ दूसरे जीवन में भेजा जा सकता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रोशनी बोलती है। कृपया भगवान जी, देखिए, आपने मुझे दोबारा जन्म का रास्ता दिखाया, क्योंकि आप मुझे एक अच्छा इंसान मानते हैं, तो बस इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो। ठीक है। थोड़ा सोचने के बाद उस रोशनी से आवाज आती है, तो अब तुम्हारा और तुम्हारे दोनों भाई बहनों का जन्म दोबारा से स्वराज नाम के पर होगा। वहां पर तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। मैं कुछ शक्तियां तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें स्वराज पर विचित्र जीवों को मारकर ताकतवर बनना होगा। और जैसे जैसे तुम ताकतवर होगे, मेरी दी हुई शक्तियां अनलॉक होने लगेगी। रोशनी में से आवाज आती है, आर्यन, तुम अपनी आंखें बंद कर लो ताकि मैं तुम्हें स्वराज में भेज सकूं। रोशनी में से आवाज आती है, जी।
बोलकर आर्यन अपनी आंख बंद कर लेता है। और जब वो अपनी आंख खोलता है तब वो देखता है कि वो एक पेड़ की छांव के नीचे सोया हुआ है और आसपास उसके दोनों भाई और बहन सोए हुए हैं। तभी आर्यन की आंखों के सामने एक नीली रोशनी आती है और उसने कुछ चीज लिखी हुई देखी है। ताकत, एक फुर्ती, एक जादू, एक अंदरूनी शक्तियां, एक ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी हुई थी जो आर्यन को समझ नहीं आ रही थी, पर उसके कानों में नोटिफिकेशन आना बंद ही नहीं होता। तभी वो अपने दोनों कानों पर हाथ रख कर चिल्लाता है, चुप चुप हो जाओ सब। और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। और जब आर्यन के सामने से वो नीली रोशनी जाती है तब वो देखता है कि उसके सामने एक नई दुनिया आती है। चारों तरफ हरी हरी घास, प्रदूषण मुक्त हवा। वो ये सब देखकर वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर से एक ड्रैगन गुजरता है और उसको देखकर आर्यन के चेहरे का रंग पूरा पीला हो जाता है। भूरे शरीर पर काली धारियां फैली हुई थी, वो बस उनसे थोड़ा ही ऊपर से जाता है। उस वक्त तो आर्यन की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं होती। वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी आवाज निकाली तो ये मुझे मार देगा। फिर तभी आर्यन अपने मन में बोलता है, ओह भाई, ये क्या था, काश कोई होता जो मुझे यहाँ के बारे में बताता। आर्यन इतना बोलता ही है कि उसके आंखों के सामने फिर से वही नीली रोशनी आ जाती है। और वो नीली रोशनी आर्यन के दिमाग के अंदर स्वराज गृह के बारे में जानकारी डाल देते हैं। जब आर्यन उन जानकारी को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये दुनिया कोई आम दुनिया नहीं है। इस दुनिया में जादूगर, तलवारबाज, अजीबोगरीब जानवर भरे पड़े हैं। तभी रोहन अपने मन ही मन भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगता है, भगवान, ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया? मैं तो पहले ही यहां से लाखों गुना अच्छी जिंदगी जी रहा था। फिर आर्यन अपने भाई बहन को जगाता है। भैया दोनों एक साथ बोलते हैं। भैया हम कहाँ हैं? उसका छोटा भाई राज बोलता है। राज, ये हमारा नया घर होने वाला है। हमें अब यहीं अपना घर बनाना है। ऐसा बोलकर आर्यन अपने भाई बहन के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक जंगल के अंदर चले जाता है। काफी दूर तक चलने के बाद उसे एक गॉब्लिन दिखता है। गॉब्लिन हरे रंग के कम ऊंचाई वाले जीव है। तभी फिर से आर्यन के सामने वो नीली रोशनी दोबारा आ जाती है और वो उसे बोलती है, एक नया दुश्मन मिला है। दुश्मन का सफाया, इनाम इंस्टेंट लेवल अप। क्या मुझे इसे मारना होगा? पर कैसे? आर्यन नीली रोशनी से बोलने की कोशिश करता है पर नीली रोशनी पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, दुश्मन का सफाया, इनाम इंस्टेंट लेवल अप। दुश्मन का सफाया, इनाम इंस्टेंट लेवल अप। नीली रोशनी बस ये बार दोहरा रही होती है। फिर आर्यन को भी समझ आ जाता है कि ये रोशनी जवाब नहीं देगी। फिर वो उस गॉब्लिन को मारने का कुछ आइडिया सोचता है। फिर वो तभी देखता है नीली रोशनी में एक नई चीज लिखी आ रही है, दुश्मन की जानकारी। तो आर्यन जानकारी पर क्लिक करता है। ताकत 4 फर्ती ऊर्जा 2 दिमागी शक्ति 1। ये जानकारी देखकर आर्यन सोचता है, उसकी ताकत मुझसे 4 गुना है, आखिर मैं कैसे उसे हराऊंगा? आर्यन अपने आप से बोलता है। फिर वो उसकी दिमागी शक्ति देखता है, मतलब उसमें दिमाग की कमी है। तो बेटा आर्यन, तुझे अपने दिमाग का उपयोग करके गॉब्लिन को हराना होगा। और फिर तभी आर्यन एक जाल बिछा लेता है जिसे वो गॉब्लिन को फंसाना चाहता है। जाल बिछाने के बाद वो उसका चारा बनकर गॉब्लिन के सामने जाता है। ओए गॉब्लिन, तेरा बाप इधर है। आर्यन ये बोलकर गॉब्लिन का ध्यान भटकाता है। फिर तभी अपने गुस्से वाले चेहरे के साथ वो आर्यन के पीछे भागने लगता है। अपने आसपास की झाड़ियों को हटाकर गॉब्लिन उसके पीछे आने लगता है। फिर तभी गॉब्लिन को अपने पीछे भागते हुए गॉब्लिन को अपने जाल में फंसा देता है और वो बिना कोई समय बर्बाद किए हुए गॉब्लिन को चाकू मार देता है। और जैसे ही वो गॉब्लिन को मारता है वैसे ही उसकी आंखों के सामने वो नीली रोशनी आती है। दुश्मन का सफाया, इंस्टेंट लेवल अप। और फिर आर्यन को एक सफेद रंग की रोशनी घेर लेती है। और जब रोशनी हटती है उसके बाद आर्यन का पूरा शरीर बदल जाता है।
उसकी आंखें नीली हो जाती है और बालों का रंग थोड़ा लाल हो जाता है और उसके सिक्स पैक आ जाते हैं और इतना ही नहीं उसकी बॉडी भी मस्कुलर बन जाती है। फिर तभी नीली रोशनी दोबारा उसकी आंखों के सामने आती है। ताकत 10, फुर्ती 10, ऊर्जा 10, जादुई शक्तियां 10, पढ़ने की कला 5। ऐसे करके बहुत से बातें बोलने लगती हैं। और फिर नीली रोशनी से एक और आवाज आती है, विशेष इनाम मिला है, विशेष इनाम मिला है। और फिर उसके सामने एक हथियार आता है जो कि फर्स्ट टीयर का था। फर्स्ट टीयर ये क्या होता है, आर्यन बोलता है। फिर तभी रोशनी से आवाज आती है, असल में दुनिया में 1 से लेकर 10 तक के लेवल को शुरुआती लेवल बोला जाता है। ज्यादातर आम 10 से 15 साल के बच्चों का लेवल इतना होता है। फिर उसके बाद आते हैं फर्स्ट टीयर, फिर सेकंड टीयर और फिर ग्रैंड टीयर। और फिर ऐसे ही न जाने कितने लेवल की जानकारी है। तो इसका मतलब मेरा लेवल यहाँ के बच्चों से भी कम है। फिर उसके बाद वो अपने सफर की ओर चलने लगता है। तो क्या आर्यन अपनी शक्ति बढ़ा पाएगा? कैसे करेगा वो खतरनाक दुश्मन का मुकाबला अपने भाई बहनों के साथ होते हुए? देखने के लिए बने हमारी कहानी के साथ जादूगरों का जादूगर। चैप्टर 2, स्वराजपुर। हमारी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हमारी कहानी का पहला अध्याय समाप्त हुआ था। गोब्लिन को हराने के बाद आर्यन और उसके दोनों भाई बहनों साथ जंगल पार करते हैं, जिन्हें आर्यन ने पहले ही वहां से बहुत दूर झाड़ियों के बीच छिपा दिया था। और जैसे ही वे जंगल पार करते हैं, वे एक शहर के सामने आ जाते हैं। आर्यन को एक ऐसा शहर मिलता है जहां पत्थर से बने घर थे। शहर के अंदर जाने का दरवाजा बहुत बड़ा था, जिस पर कुछ लोग सेना की पोशाक पहने हुए खड़े थे। जो कोई भी शहर के अंदर जा रहा था, लोग उन्हें अपने हाथों पर एक निशान दिखा रहे थे, और जिनके हाथों में वह निशान था या जो अपने हाथों में उस निशान को बनाने के लिए सहमत थे, वे उन्हें ही बस अंदर जाने दे रहे थे। फिर आर्यन और उसके भाई बहन भी लाइन में शामिल हो जाते हैं। और जैसे ही आर्यन की बारी आती है तो वह उनसे पूछता है, आपका निशान कहाँ है? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं और मेरे भाई बहन उसकी बात समझ रहे थे। तभी वह नीली रोशनी उसके दिमाग में बोलती है, आप उनकी भाषा समझ रहे हैं क्योंकि आपकी भाषा भी यहाँ की भाषा में बदल गई है। ओह, यह ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों के बारे में क्या? आर्यन पूछता है। आपकी ताकत आपके भाइयों और बहनों को विरासत में मिली है, इसलिए उन्हें भी ये भाषा समझ आ रही है। तभी उसका ध्यान रोशनी की बातों से हटकर सिपाही की बातों पर चला जाता है। वह कह रहा था, मुझे अपना निशान दिखाओ। तभी आर्यन कहता है, मेरे पास कोई निशान नहीं है। तो क्या आप निशान बनाना चाहते हैं और हमारे शहर के निवासी बनना चाहते हैं? ओह, तो ये निशान यहाँ के वीज़ा की तरह है। और फिर उसे एक आदमी से पता चलता है कि इस शहर का नाम स्वराजपुर है। और फिर आर्यन हाँ कहता है और उस निशान को अपने और अपने भाई बहनों के हाथों पर लगवाता है। जब वह अंदर आते हैं तो सभी उन्हें देखने लगते हैं। दरअसल जब से आर्यन सफ़ेद रोशनी से बाहर आया है, तब से वो काफ़ी हैंडसम हो गया है। उन्हें देखकर लोग सोचने लगे कि क्या कोई इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। एक मोटी लड़की कहती है कि काश वह मेरा बॉयफ्रेंड होता। तुमने अपना शरीर कभी शीशे में देखा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना तो दूर, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। एक दूसरी लड़की कहती है, उसे तो मेरे जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए होगी। ऐसे ही करते करते आर्यन के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। तभी भीड़ देखकर कमांडर वहां आ जाती है। कमांडर का नाम सना था। वह 22-23 साल की खूबसूरत, नाजुक बदन वाली लड़की थी, जिसने एक सिपाही की पोशाक पहन रखी थी, जो कि एक आम सिपाही से अलग और अच्छी थी। और उसके बालों में हल्का लाल रंग मिला हुआ था। उसकी आंखें हल्के भूरे रंग के, तीखी नाक और फूल की पंखुड़ियों जैसे होंठ थे। भीड़ को देखकर वह भी वहां चली जाती है। और जब वह भी आर्यन का यह रूप देखती है तो एक पल के लिए वह भी उसके चेहरे में खो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है और आर्यन से पूछती है कि तुमने इतनी भीड़ क्यों जमा की है? आर्यन कहता है, ये तो अपने आप ही जमा हो गई है। फिर सना पूरी भीड़ को वापस भेज देती है। सना आर्यन से पूछती है, वैसे क्या तुम यहाँ नए हो क्या? हाँ,
तुम्हें कैसे पता? आर्यन पूछता है। मैंने हर तरह के लोगों को देखा है और मैं चेहरा देखकर पहचान जाती हूं कि कौन नया है और कौन पुराना है। ओह अच्छा, आर्यन कहता है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? सना आर्यन से पूछती है। मुझे नहीं पता, मैं इस शहर में नया हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। तभी उसकी छोटी बहन, जो 8-9 साल की होगी, आर्यन की पैंट पकड़ती है और आर्यन को झुकने का इशारा करती है और आर्यन के कान में फुसफुसाती है, दीदी बहुत अच्छी हैं ना? हाँ, वो तो है, आर्यन कहता है। तो आप उनसे शादी कर लो। वैसे भी पड़ोस वाली आंटी कहती थी कि ज्यादा उम्र होने के बाद लड़कियां नहीं मिलती। अपनी बहन की यह मासूमियत भरी बात सुनकर वह मुस्कुराता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी अगर मुझे शादी ही करनी होती तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना। तभी उसकी बहन अपने सिर पर हाथ रखकर कुछ सोचती है और बोलती है। ठीक है भाई, और आर्यन बस उसकी क्यूटनेस देखकर मुस्कुराता रहता है। तभी सना की नज़र भी उन दोनों पर पड़ती है और वह आर्यन से पूछती है कि ये कौन हैं? ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, आर्यन जवाब देता है। ओह बहुत क्यूट है, सना बोलती है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काम दिला दूंगी, सना कहती है और फिर आर्यन को उसके पीछे आने को बोलती है और फिर आर्यन और उसके भाई बहन सना के पीछे जाने लगते हैं और जाते जाते वो इधर उधर देखते रहते हैं और हैरान होते जाते हैं क्योंकि यहाँ हर कोई जादू का सहारा ले रहा था, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो या कोई अमीर बिजनेसमैन। फिर वो एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं। यहाँ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, सना कहती है और उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। दरअसल यह रेस्टोरेंट मेरी आंटी रिया का है। वह बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए वह अब काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत है जो इस रेस्टोरेंट को संभाल सके। फिर वह रेस्टोरेंट में अपनी आंटी को ढूंढने लगती है और जैसे ही उसे अपनी आंटी दिखती है तो वह तुरंत जाकर उन्हें गले लगा लेती है। मेरी बेटी कैसी है? रिया आंटी कहती हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, सना आंटी को जवाब देती है। आंटी देखो आज मैं किसे यहाँ लाई हूँ, इतना कहते हुए सना आर्यन की तरफ उंगली उठाती है। आंटी एक इतने हैंडसम लड़के को सना के पीछे चलते हुए देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वह सना का बॉयफ्रेंड है। बेटा तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया भी नहीं, अब उससे कहो कि वह मेरे साथ बैठे, मैं उससे तुम्हारी शादी के बारे में भी बात करूंगी। रिया आंटी ये सब एक ही सांस में कहती हैं। अरे आंटी वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सना कहती है। क्या ये सुनकर आंटी का चेहरा थोड़ा लटक गया कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो क्या हुआ अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर बन तो सकता है ना, और वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाही राजकुमार भी इस लड़के की तरह सुंदर होंगे, आंटी कहती है। देखिए आंटी, सना कहती हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन ये कहते हुए भी सना के चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है। हाँ, मैं तेरे चेहरे की लाली से बता सकती हूँ कि तू चाहती है या नहीं। चिंता मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं आंटी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, सना इतना कहकर आंटी को रोक देती है। इसी बीच इतना बड़ा और जादुई रेस्टोरेंट देखकर आर्यन और उसके भाई बहन भी रिया आंटी और सना के पास आते हैं। दरअसल यह रेस्टोरेंट कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था। इस रेस्टोरेंट में कुछ अर्धमानव, योगिनी और पिशाच आराम से खाना खा रहे थे। तभी आर्यन रिया को आंटी कहता है। हेलो आंटी कहकर वो उनको झुककर अभिवादन करता है। तभी रिया आंटी पूछती हैं कि तुम क्या कर रहे हो? फिर वह कहते हैं कि हमारे शहर में लोग इसी तरह एक दूसरे का स्वागत करते हैं। ओह वैसे तुम यहाँ काम करना चाहते हो? आंटी कहती है। आर्यन कहता है, हाँ आंटी मुझे यहाँ काम करना है। ठीक है, फिर तुम्हें सुबह 9 बजे उठना होगा और रेस्टोरेंट खोलना होगा। जादुई चूल्हे को बोलकर खाना पकाना होगा और सबके पास उनके टेबल पर खाना लेके जाना होगा। तभी आर्यन भी उस जादुई चूल्हे की तरफ देखता है और देखता है कि चूल्हा खाना खुद ब खुद ही पका रहा है और आपको रहने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक कमरा है, आप और आपके भाई बहन उस कमरे का उपयोग कर सकते हैं और मेरी तरफ से आपको भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा, आंटी कहती है। और हाँ, मैं तुम्हें वेतन के रूप में केवल 2 चांदी के सिक्के दूंगी।
नीली रोशनी ने आर्यन को पहले ही बता दिया था कि इस दुनिया में लोग कांसे के सिक्के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस जगह पर एक चांदी का मतलब 1000 कांसे के सिक्के हैं, तो इसका मतलब है कि रोहन की सैलरी 2000 कांसे के सिक्के होगी। और नीली रोशनी से उसे समझ आ गया था कि एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए केवल 1000 कांसे के सिक्के ही काफी है। इसके अनुसार 2000 कांसे के सिक्के और ऊपर से उनकी ओर से भोजन ये आर्यन और उसकी भाई बहन के लिए बहुत होगा। धन्यवाद, आर्यन बोलता है और फिर आर्यन वहां काम करने लगता है। तो कैसा होगा आर्यन का आगे का सफर? इस नई दुनिया में आर्यन कैसे जीवित रहेगा? जादूगरों का जादूगर देखने के लिए बने रहें। चैप्टर 3 मैजिशियंस हॉल। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि आर्यन रिया चाची के यहां काम करने लग जाता है। एक महीने बाद चाची सोच रही थी कि आर्यन की वजह से उनके रेस्टोरेंट की सेल काफी बढ़ गई है और उनके रेस्टोरेंट ने पिछले एक महीने में इतनी सेल कर ली जितनी उनके रेस्टोरेंट ने पिछले एक साल में नहीं की थी। आर्यन की वजह से लड़कियों की गिनती इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़ गई है और अब यह हाल हो गया है कि रिया आंटी अब टोकन बांटने लगी है कि पता रहे किसका नंबर पहले है। यहीं तक नहीं बल्कि लोग तो चाची के रेस्टोरेंट की टिकट भी ब्लैक में बेचने लगे। यहां तक कि इस रेस्टोरेंट की इतनी लोकप्रियता को देखकर दूसरे रेस्टोरेंट ने आर्यन को बहुत से आकर्षक ऑफर भी दिए ताकि वो उनका रेस्टोरेंट ज्वाइन कर ले, पर आर्यन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि ये आंटी के साथ धोखा होगा। धीरे धीरे इस शहर के सारे लड़के आर्यन से जलने लगे हैं क्योंकि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो आर्यन को मन ही मन अपना पति मान बैठी है। इसलिए कई बार कुछ लोग तो रेस्टोरेंट में भी आ गए थे आर्यन को मारने, पर चाची ने सना का जो यहाँ की कमांडर है उसका डर दिखाकर सबको भगा दिया। ऐसे ही करते करते ये बात रॉयल खानदान में फैल हो गई कि एक लड़का जो कि रॉयल प्रिंस से भी ज्यादा है हैंडसम है, वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। तो वहाँ की एक राजकुमारी बबीता ने खुद इस बात की सच्चाई का पता लगाने की सोची और वो एक दासी के भेस में निकल जाती है रेस्टोरेंट की ओर। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है तब देखती है कि रेस्टोरेंट खचाखच भरा है और ज्यादातर यहाँ लड़कियां ही है। फिर तभी एक लड़का वहां आता है तो सब उसे देखने लग जाती है। तब राजकुमारी का ध्यान भी उस पर जाता है, तब वो भी उसे कुछ देर देखती रह जाती है। लोग कहते तो सही ही है, सच में हमारे भाई भी इसके सामने पानी कम चाय हैं। तभी आर्यन उसके सामने आकर पूछता है, मिस आप क्या लेंगी? ओह हाँ, ऐसा बोलकर बबीता अपनी सोच से बाहर आती है और उसे कहती है, हाँ आप ऐसा करिए यहाँ की सबसे अच्छी डिश ले आइए। और थोड़ी देर बाद आर्यन समोसा लेके राजकुमारी के सामने आता है। और जब राजकुमारी डिश को देखती है तो आर्यन से पूछती है, ये क्या है? ये हमारे रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिश में से एक समोसा है। असल में आर्यन ने एक महीने के अंदर और अंदर जादुई चूल्हे को अपनी दुनिया की कुछ व्यंजन भी सिखा दिए थे, जैसे समोसा, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर और पिज्जा। फिर जब राजकुमारी डिश को खाती है तो राजकुमारी को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा बोलकर वो अपने हाथ की हीरे की अंगूठी आर्यन को देने लगती है। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आर्यन अंगूठी को लेने से मना करते हुए बोलता है। फिर आर्यन के सामने आंटी आती हैं, बेटा आर्यन तुम मैजिशियंस हॉल के लिए सेलेक्ट हो गए हो। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह जादू सीख सकते हो और मुझे पूरा यकीन है तुम इसमें भी बहुत अच्छे होगे। धन्यवाद चाची, बोलकर आर्यन वो लेटर खोलता है और जब वो लेटर पढ़ता है तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो भागते हुए सना के पास जाता है जो कि अपने दफ्तर में कुछ काम कर रही थी और वो वहां आकर अचानक से सना को गले लगा लेता है। सना मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो, ऐसा बोलकर वो सना को बहुत जोर से गले लगा लेता है। पहले एक गहरी सांस लो और शांत हो जाओ, सना बोलती है। हाँ तो अब बोलो, ऐसा क्या हुआ कि तुम यहां भागते हुए आ गए? मैं सेलेक्ट हो गया मैजिशियंस हॉल के लिए। क्या सच में तुम सेलेक्ट हो गए? इस बार सना खुश होकर आर्यन को गले लगा लेती है और फिर दोनों को याद आता है कि वो किस पोजीशन में है, तो वो दोनों ऑकवर्ड होकर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। असल में पिछले एक महीने में सना और आर्यन बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं
और सना तो मन ही मन आर्यन को चाहने लगी है, पर वो बोलने से डरती है कि कहीं आर्यन को बुरा न लग जाए और उसकी और आर्यन की दोस्ती भी न टूट जाए। मैजिक हॉल एक ऐसी जगह है जहां पर जादूगरों को ट्रेन करा जाता है और उन्हें अलग अलग मिशन दिए जाते हैं। उनके लेवल के हिसाब से मैजिक हॉल में कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए पहले सबको एक प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसके भी 5 राउंड होते हैं और लोगों को कम से कम 3 राउंड पास करने होते हैं। पर ये टेस्ट भी वही लोग दे सकते हैं जिनकी उम्र 30 से कम हो और वो कम से कम सेकेंड टियर लेवल तक पहुंच गए हों। और आर्यन तो पिछले 1 महीने कुछ गॉब्लिन, एक डामी ह्यूमन जो कि बेकाबू हो गया था और एक बीबी क्रैप्स्टर को मार के अपना लेवल ग्रैंड टियर पर ले आया था। फिर आर्यन अपने भाई बहन को लेने चला जाता है जो एक प्राइमरी मैजिक स्कूल में पढ़ते थे। वो फिर अपने भाई बहन को लेकर वापस रेस्टोरेंट चले जाता है। और दूसरी तरफ राजकुमारी बबीता अपने राजमहल के एक कमरे में बैठकर आर्यन को याद कर शर्मा रही थी और सोच रही थी, पता नहीं अब आर्यन से कब मिलूंगी। नहीं रुको, वो मैजिशियंस हॉल में जा रहा है तो मैं भी मैजिशियंस हॉल में उसके साथ जाऊंगी। और वो खुद ही ये बात बताने के लिए भागती भागती अपने पिता सूर्य जो इस शहर के महाराज भी थे उनके पास भागकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त महाराज अपने कमरे में अपनी पहली पत्नी और बबीता की मां रवीना के साथ थे और कुछ बात कर रहे थे। असल में महाराज जब राजकुमार थे तब ही उनकी पहली शादी रवीना से हो गई थी और वो फिर किसी से और शादी नहीं करना चाहते थे। पर इस दुनिया में हर शाही परिवार में कम से कम 4-5 शादियां करने का रिवाज था, नहीं तो वो उन्हें राजा बनने योग्य नहीं समझते और तब उनसे राजा की जगह छीन ली जाती। तो उन्हें मजबूरी में 5 शादी करनी पड़ी और उन सब से उनको 2-2 बच्चे भी हुए, पर वो ज्यादा अपना समय रवीना के साथ गुजारते थे। इस वजह से बाकी रानियां भी मन ही मन रवीना से ईर्ष्या भी करती थी, पर क्या करे, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो उन्हें रवीना के मुंह पर उनकी तारीफ करनी पड़ती थी। राजकुमारी कक्ष में भागती हुई आती है। पिताजी, पिताजी बोलते हुए वो हाफने लगती है। अरे भाई आराम से, इतनी भी जल्दी किस बात की है, महाराज बोलते हैं। फिर से सांस लेके बबीता बोलती है, मुझे भी मैजिशियंस हॉल जाना है। ये सुनकर तो महाराज और महारानी दोनों हैरान रह जाते हैं। असल में राजकुमारी को कभी भी जादू में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने पहले तो बिल्कुल ही मना कर दिया था मैजिशियंस हॉल जाने के लिए। क्यों, क्या हुआ, तुम तो मना कर रही थी ना मैजिशियंस हॉल जाने के लिए, महाराज बोलते हैं। हाँ वो पहले की बात है, पर अब मैं जाना चाहती हूँ, बबीता बोलती है। पर बेटा शाही परिवार के पास भी मैजिशियंस हॉल की बस 10 ही सीट आती है और तुमने पहले ही मना कर दिया था तो हमने वो जगह किसी और को दे दी, महाराज बोलते हैं। क्या आप ऐसे कैसे मेरी जगह किसी और को दे सकते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी जगह वापस चाहिए, बबीता ऐसा बोलकर जिद करने लगती है। असल में मैजिशियन हॉल तो रॉयल फैमिली के नीचे ही आता है, पर मैजिशियंस हॉल की पर रॉयल फैमिली का कोई अधिकार नहीं है। असल में जब मैजिशियन हॉल खुला था तब रॉयल फैमिली और मैजिशियंस हॉल के ग्रेट ग्रैंड मैजिशियन अल्हारा के बीच में एक समझौता हुआ था कि वो रॉयल फैमिली कभी भी मैजिशियन हॉल के किसी फैसले में कोई हिस्सा नहीं लेगा और मैजिशियन हॉल रॉयल फैमिली को हर साल 10 सीटें देगा जिसे वो अपने बच्चों को मैजिशियन हॉल में पढ़ा सकते हैं। असल में जादूगर अल्हारा उस समय इस पूरे देश के सबसे बड़े जादूगर में से एक थे जो इस पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध थे और अल्हारा ने यहां आने से पहले रॉयल फैमिली के सामने ये शर्त रखी थी और अब वो इसको तोड़ नहीं सकती थे क्योंकि उसके 2 कारण थे। पहला, खुद अल्हारा। हाँ अल्हारा, असल में लोग मानते हैं अल्हारा को प्रकृति से एक अनोखी ताकत मिली है जिसमें वो सामान्य इंसान से ज्यादा उम्र तक जी सकते हैं और अभी अल्हारा लगभग 1000 साल के होंगे। फिर महाराज बबीता से बोलते हैं, अच्छा मैं तुम्हारी सीट ले आऊंगा वापस, बस अब गुस्सा मत हो। फिर राजकुमारी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो बोलती हैं, जी ठीक है पिताजी। और फिर महाराज उन 10 लोगों को बुलाते हैं जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था मैजिशियंस हॉल जाने के लिए। उनमें से वो समीरा को अपने पास बुलाते हैं जो कि उनमें सबसे कम लेवल पर थी। फिर महाराज उसे बोलते हैं, देखो तुम पहले से ही जानती हो कि तुम जादू में अच्छी नहीं हो और असल में तुम एंट्रेंस देने के काबिल भी नहीं हो, तो तुम ये सीट लेकर बर्बाद ही करोगी, तो क्यों ना तुम ये सीट बबीता को क्यों नहीं दे देती। वैसे तो ये 10 भी महाराज के ही बेटे और बेटी हैं,
पर वो सबसे ज्यादा प्यार बबीता से ही करते थे और वही एक इकलौती थी जो महाराज के सामने जिद कर सकती थी। वैसे समीरा जानती थी कि महाराज बोल तो आराम से ही रहे हैं, पर वो चाहे तो भी उनकी बात को इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी जानती हैं कि महाराज सच ही बोल रहे हैं, और दूसरा उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महाराज के सामने कुछ बोल सके। जी ठीक है, ऐसा बोलकर वो अपना एंट्रेंस टोकन बबीता को मुस्कुरा कर दे देती है। उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, पर मन ही मन वो उससे बहुत जल रही थी। और ऐसे करते करते वो दिन भी आ जाता है जब मैजिशियंस हॉल का नया सत्र शुरू होता है। तो क्या होगा आगे? क्या राजकुमारी बबीता फंसेगी आर्यन को अपने प्यार के जाल में? क्या आर्यन बन पाएगा जादूगर? जानने के लिए पढ़ते रहिए जादूगरों का जादूगर। चैप्टर 4। पहला दिन। आर्यन अपनी किताब पैक कर रहा है जादूगर हॉल जाने के लिए कि तभी उसके छोटे भाई और बहन उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लेते हैं। वैसे तो वो बस उसके कमर तक ही आते हैं। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी जाग गए आज, आर्यन बोलता है। हाँ, आज आप जा रहे हो ना, इसलिए दोनों एक साथ बोलते हैं। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। आर्यन ऐसा बोलकर उन्हें गले लगाकर घर से बाहर निकल जाता है। वो फिर अपने जूते लेता है और फ्लाई कर कर मैजिशियंस हॉल जाने लगता है। आर्यन ने कुछ पैसे जमा करके ये जादुई जूते खरीदे हैं जिनसे वो आसानी से उड़कर कहीं भी जा सकता है। बस इनमें एक कमी है कि इन जूतों में कुछ ज्यादा ही जादुई शक्ति लगानी होती है, इसलिए वो कभी इन जूतों का इस्तेमाल नहीं करता। पर आज की बात अलग है। असल में मैजिशियंस हॉल खुद ही आसमान में बना एक शहर जितना बड़ा कॉलेज है। जब वो उड़कर जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि बहुत सारे और लोग भी अपने अपने जादुई जूते पहनकर मैजिशियंस हॉल की ओर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग जादुई वाहन जैसे कारों, ट्रकों में जा रहे हैं। असल में गाड़ियां जादू के जूते के बदले बहुत कम जादुई शक्ति खाती है और उसका उपयोग ज्यादा तेज भी है, पर इनकी शुरुआती कीमत ही 500 सोने के सिक्के हैं। तो अभी आर्यन जादुई वाहन को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वह जादुई जूतों का उपयोग कर रहा है। फिर तभी आर्यन को देखकर एक लड़की अपनी जादुई गाड़ी, जो एक ट्रक है, वो लेकर आर्यन के पास आती है। हाय हैंडसम, देखो अगर तुम्हें जल्दी मैजिशियंस हॉल जाना है तो क्यों ना तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तुम जल्दी मैजिशियंस हॉल पहुंच जाओगे और तुम्हें तो जादुई शक्ति खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। वो इतना बोल ही रही थी, एक और लड़की अपनी स्पोर्ट मैजिक कार लेकर आर्यन के पास आती है और बोलती है, तुम उसकी बेकार सी ट्रक में जाना डिजर्व नहीं करते, तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए। और ये दोनों झगड़ती ही रहती है कि तभी सना अपने कमांडर की गाड़ी, जो एक्स्ट्रा लार्ज कार थी, उसमें आकर आर्यन को अपने साथ लेकर चली जाती है और वो झगड़ते ही रह जाती है। और यहाँ सना आर्यन पर गुस्सा निकाल रही थी, तुम पागल हो गए हो क्या, जो इतने दूर मैजिक जूतों से जा रहे थे, और वो भी मेरी मैजिक के होते हुए। जानते भी हो अगर तुम मैजिक शूज से जा रहे हो तो तुम्हारी कितनी ताकत खर्च हो जाएगी रास्ते भर में ही, और तब तुम पहली क्लास कैसे ले पाओगे। अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं होगा, अपने कान पकड़ते हुए आर्यन सना को कहता है। उसको ऐसे देखकर सना का गुस्सा शांत हो जाता है। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना याद रखना, सना बोलती है। ठीक है बाबा, अब नहीं होगा, आर्यन बोलता है। फिर सना आर्यन को मैजिशियंस हॉल के द्वार पर छोड़कर जाने लगती है। असल में छात्रों और शिक्षकों के अलावा किसी को भी मैजिक हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, फिर क्लास के बाद मैं तुम्हें लेने आती हूँ, सना बोलती है। ठीक है, आर्यन जवाब देता है। और वही दूसरी तरफ राजकुमारी बबीता अपनी मैजिक कारों के काफिले, जिसमें लगभग 20-30 कारें होंगी, उसके बीचों बीच एक ब्रांडा कंपनी की मैजिक गाड़ी में बैठकर मैजिशियंस हॉल जा रही थी। असल में ब्रांडा एक मैजिक गाड़ी बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हैसियत हमारी दुनिया में रॉयल्स रॉयस रखती है, वही हैसियत इस दुनिया में ब्रांडा की गाड़ियां रखती है। और यहाँ कार के अंदर राजकुमारी आर्यन के सपनों में खोई हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मैं उसे याद होंगी। और वही मैजिशियंस हॉल में आर्यन अपनी क्लास की ओर जा ही रहा होता है कि कुछ सीनियर लड़के उसे अपनी ओर बुला लेते हैं।
और उन्हें देखकर आर्यन समझ जाता है कि वो उसकी रैगिंग करने वाले हैं, पर वो डरता नहीं है और वहां चले जाता है। अरे तूने अपने चेहरे पर मास्क क्यों पहन रखा है, चेहरे पर कुछ लगा है क्या, एक सीनियर जल्दबाजी में बोलता है। असल में सना ने उसे कार में ही मास्क पहना दिया था और बोला था मास्क पहनकर रखना, वैसे भी तुमने अभी तक जितनी लड़कियों का अटेंशन ले लिया उतना ही काफी है। और सना को इस तरह एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करते देख आर्यन भी मन ही मन खुश हो रहा था। तभी एक सीनियर की बात सुनकर उसका ध्यान उन पर वापस आ जाता है। तभी वो आर्यन को बोलता है चल अब मास्क उतार, पर आर्यन को देखकर ऐसा लगता है कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं है और वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अरे ये नए बच्चे भी मुंह जबानी समझते ही नहीं है, रुक मैं उसका मास्क उतार के आता हूँ, एक सीनियर बोलता है जो कि ग्रैंड टियर पे था। और वो जैसे ही आर्यन के पास आता है और उसका मास्क उतारने लिए वो हाथ आगे करता ही है कि तभी आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहा है, छोड़ मेरा हाथ, सीनियर बोलता है। खुद छुड़वाले, आर्यन बोलता है। पर वो सीनियर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी आर्यन के हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता है। अरे भाइयों तुम ऐसे क्या देख रहे हो, आकर मेरी मदद करो। और तब सभी अपनी जादुई शक्तियों को बाहर निकालकर आर्यन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से हर कोई ग्रैंड टियर के पहले चरण पर है, कोई ग्रैंड टियर के दूसरे चरण वाला भी। एक साथ इतने पहले चरण वाले और दूसरा चरण वाले लोगों को तो कोई तीसरे चरण वाला भी नहीं संभाल सकता। पर यहाँ तो आर्यन को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपने सीनियर का हाथ छोड़कर उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और बाकी सबसे वो बस अपनी शारीरिक शक्ति से लड़ने लगता है। यहाँ जादुई शक्ति निकालने के बाद फर्स्ट टियर का इंसान भी कम से कम 1000 गॉब्लिन को एक साथ मार सकता है, और ये तो फिर भी सारे के सारे ग्रैंड टियर में है, तो आप ही सोच सकते हैं कि इनकी शक्ति कितनी ताकतवर होगी। पर फिर भी आर्यन अकेला ही इनको बस अपनी शारीरिक शक्ति से ही मार रहा था। और ऐसे ही सब जमीन पर गिर जाते हैं। तभी आर्यन के मुंह पर एक मुक्का लगता है जो उनके नेता सूर्यांश का था, जो ग्रैंड टियर के 5वें चरण पर था। सूर्यांश के पंच से आर्यन का मास्क उतर जाता है और जब द्वार के पास खड़ी राजकुमारी बबीता जो दूर से ये सब देखकर खुश हो रही थी, वो अचानक से आर्यन का मास्क उतरते देख उसे पहचान लेती है और उसके चेहरे से खून निकलता देखकर आर्यन बोलकर आगे जाने लगती है, पर उन्हें उनके बॉडीगार्ड रोक लेते हैं। तभी उनकी दाई माँ उन्हें समझाती है कि उसे कुछ नहीं होगा, बस आप देखते रहिए। और वही आर्यन भी अब गुस्से में आ जाता है और वो भी तभी अपनी शक्ति बाहर निकालता है, तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उसका लेवल ग्रैंड टियर स्टेज 8 है, जो कि हमसे 1 साल ज्यादा बड़े सीनियर से भी ज्यादा है। फिर तभी आर्यन गुस्से से सूर्यांश की ओर बढ़ता है। अब तक सूर्यांश भी आर्यन का लेवल देखकर डर चुका था और वो चिल्लाने लगता है कि देखो, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, मेरा बड़ा भाई यहाँ का टीचर है, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सूर्यांश के चिल्लाने का आर्यन पर कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था और वो सूर्यांश की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आर्यन सूर्यांश की ओर बढ़ने लगता है, उसके चेहरे का जो जख्म सूर्यांश के मारने से आया है वो भी ठीक होने लगता है। और आसपास के सब लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ हीलिंग की स्किल रॉयल फैमिली में भी बहुत दुर्लभ थी। पर यहाँ पर रोहन के पास स्किल तो थी ही, पर उसके साथ साथ इतनी तेज हीलिंग क्षमता तो टीचरों के पास भी नहीं होती। ये सब देखकर राजकुमारी को अपनी पसंद पर फिक्र हो रहा था। फिर आर्यन सूर्यांश को एक मुक्का मारता है और उसके चेहरे पर उससे भी ज्यादा बड़ा निशान बना देता है जितना उसके चेहरे पर बना था। याद रखना, आज के बाद मेरे चेहरे से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना, आर्यन ये बोलकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी वहां एक आवाज आती है, तेरी इतनी हिम्मत की, तूने यहां मैजिशियंस हॉल में ऐसा कुछ करने की हिम्मत की। तो आखिर किसकी आवाज थी यह? क्या आर्यन ने कर दी है कोई गड़बड़? जानने के देखते रहिए जादूगरों का जादूगर। चैप्टर 5, आर्यन इन ट्रबल। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि आर्यन ने सूर्यांश से अपना बदला ले लिया था, पर तभी एक आवाज वहां गूंजती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुमने मैजिशियंस हॉल में ये सब करने की हिम्मत की। और तभी हवा में उड़ता एक आदमी वहां के शिक्षक की वर्दी में आता है। उस आदमी को देखकर सूर्यांश बहुत खुश हो जाता है।
रुक, अब तू रुक, तूने मेरा चेहरा खराब किया ना। अब मेरा भाई तेरा चेहरा ऐसा खराब करेगा कि तू चाह के भी अपने चेहरे को हील नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ वो आदमी धीरे धीरे जमीन पर आने लगा था। आर्यन को ये देखकर बहुत शौक लगता है। उस आदमी को हवा में उड़ने के लिए किसी जादुई जूते की जरूरत नहीं पड़ रही। तभी वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम वो कौन से लेवल पर है जो बिना जादुई जूते के उड़ पा रहा है? वो हाई गॉड लेवल पर है, इसीलिए वो हवा में बिना किसी जादुई जूते के भी हवा में उड़ पा रहा है। सिस्टम जवाब देता है, ये कौन सा लेवल है? आर्यन सिस्टम से पूछता है। दरअसल ये वही नीली रोशनी है। बस आर्यन उसे नीली रोशनी कहते थक गया था तो उसने उसका नाम सिस्टम रख दिया। तभी सिस्टम बोलता है, असल में ग्रैंड टियर के बाद संत लेवल आता है और फिर आता है ग्रेट संत लेवल और फिर उसके बाद आता है हाई गॉड लेवल। माना जाता है कि उस लेवल पर पहुंचने वाले लोग नेचर से कनेक्शन बिठा सकते हैं और बिना किसी जादुई जूते के हवा में उड़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो बस एक पंच से बड़ी चट्टान भी तोड़ सकते हैं। क्या ये सब सुनकर तो आर्यन को भी घबराहट होने लगी, पर वो अपने चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखने देता। तभी फिर वो अपना ध्यान उस आदमी पर लगाता है जो वहां आया था। वो देखता है कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और अपने गुस्से से भरी लाल आंखों से वो आर्यन को देख रहा था। एक बार के लिए तो आर्यन उन आंखों को देखकर डर ही जाता है, पर फिर वो तभी अपने आप को समझाता है कि देख, डरने से कुछ नहीं होगा, जो करना है वो तुझे ही करना है। और वो ऐसा बोलकर उसको अपनी बात समझाने के लिए मुंह खोलता ही है। तभी वो आदमी जिसका नाम अयान था वो चिल्ला के आर्यन से बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई के चेहरे पर तूने इतना बड़ा निशान बनाया। और अयान के हाव भाव को देखकर वो समझ जाता है कि उसके कुछ भी बोलने का कोई असर नहीं होगा, तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना सबसे ताकतवर मैजिक डबल अटैक का इस्तेमाल करता है। ये जादू आर्यन के शरीर का लगभग अधिकांश एनर्जी ले लेता है, पर इस समय इसका इस्तेमाल करने के अलावा आर्यन के दिमाग में कोई और आइडिया नहीं आ रहा था। तो वो अपने डबल अटैक मूव का इस्तेमाल करता है और जब अयान अपना पंच आर्यन की तरफ मारता है तब आर्यन भी अपना पंच अपने शरीर की पूरी शक्ति के साथ उस आदमी के पंच से मारता है। और जैसे ही दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं तो एक धड़ाम की आवाज आती है और उसके प्रभाव से आर्यन काफी दूर जाकर गिरता है और वो फिर दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो खड़ा नहीं हो पाता। पर यही नहीं बल्कि अयान भी आर्यन के पंच से काफी जख्मी हो जाता है। उसकी भी लगभग आधी से ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई है। ये देखकर अयान खुद शॉक रह जाता है। असल में ये तकनीक आर्यन को सिस्टम से मिली थी और जो तकनीक सिस्टम देता है उसमें कोई भी गलतियां या कमजोर बिंदु या कोई अशुद्धता नहीं होती, बल्कि इस दुनिया की सभी तकनीकों में कुछ न कुछ तो गलतियां या कमजोर बिंदु होती ही है। इसी की वजह से उसकी तकनीक इस दुनिया की तकनीक से ज्यादा ताकत है। इसीलिए वो खुद अयान से 2 लेवल कम होकर भी अयान को जख्मी कर पाया था। अयान को इस तरह जख्मी होते देख कुछ लोग आपस में ही फुसफुसाकर बात करने लगे, देखो वो उससे 2 लेवल ऊपर है, फिर भी इसको आर्यन ने इतना जख्मी कर दिया। सोचो अगर उसका लेवल इसके समान लेवल पर होता तो आर्यन इसका क्या हाल करता। ऐसा भी बहुत से लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सबकी बातों को सुनकर अयान को आर्यन पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आर्यन को मारने उसकी तरफ बढ़ता है। और वही आर्यन तो गिरते ही बेहोशी हो गया था। फिर अयान उसके पास आने लगता है और अपनी ताकत जमा करके आर्यन पर हमला करता है। जैसे ही अयान आर्यन को हाथ लगाने ही वाला होता है तभी एक 6 फीट 8 इंच का बॉडीगार्ड जो अयान से लेवल में ज्यादा लग रहा था वो अचानक ही आर्यन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अयान का हाथ पकड़ उसे दूर फेंक देता है। और फिर तभी राजकुमारी भी भीड़ से निकलती है। अयान, तुम अपने टीचर के पद का गलत इस्तेमाल करके नए आए बच्चों पर हमला कर रहे हो। अचानक से राजकुमारी को बीच में आता देख अयान भी अपना सुर बदल लेता है और राजकुमारी को बहलाने की कोशिश करता है। नहीं राजकुमारी जी, आप गलत समझ रही हैं, वो तो ये लड़का था जिसने यहाँ के नियम तोड़कर मेरे भाई सूर्यांश के चेहरे पर इतना बड़ा निशान बना दिया। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए। ऐसा कहकर वो सूर्यांश के चेहरे का निशान राजकुमारी को दिखाता है। और इतना ही नहीं, जब मैंने उसके पास इस बात का जवाब मांगा तब उसने मुझ पर ही हमला कर दिया।
देखिए, आप मेरे चेहरे को देखिए। फिर जब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तब मैंने उस पर हमला किया। तभी राजकुमारी बोलती है, अपनी ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना। मैंने ये लड़ाई शुरू से देखी है, तो मुझे सब अच्छे से पता है किसने क्या और कैसे किया है। फिर तभी वो कुछ और भी कहने वाला ही होता है कि राजकुमारी अपनी आंखें दिखाकर उसे शांत करा देती है। और थोड़ी देर बाद इस लड़ाई की खबर बाकी शिक्षकों, प्रधान शिक्षक को मिलती है। वैसे ही वो सभी वहां पहुंच जाते हैं और इनको जब पता चलता है कि राजकुमारी ने सारा मामला संभाल लिया है तो वो उनका धन्यवाद करते हैं। वही कुछ समय बाद आर्यन को भी होश आने लगा और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक रूम में पाता है। उसके होश आने के थोड़ी देर बाद ही उसके सामने एक बहुत सुंदर लड़की, जिसके हल्के सुनहरे बाल, हल्की सुनहरी आंखें, तीखी नाक और गुलाब से मुलायम होंठ, वो आकर उसे पानी का एक गिलास देती है। जी, आप कौन और मैं कहाँ हूँ? ऐसा पूछकर वो बिना जवाब सुने वो पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगता है। अभी उसने एक घूंट पिया ही था कि वो उसे बताती है कि वो इस राज्य की राजकुमारी बबीता है। और जैसी ही राजकुमारी ये बात खत्म करती है कि आर्यन के मुंह से शौक के मारे सारा पानी जाकर राजकुमारी के ऊपर गिर जाता है। माफ करना राजकुमारी, माफ करना, मेरा वो इरादा नहीं था। आर्यन अपने हाथ जोड़कर उससे बोलने लगता है। उसे ऐसे देखकर पहले तो राजकुमारी हंसती है, फिर उसकी मासूमियत में कहीं खो जाती है। जब आर्यन देखता है कि राजकुमारी कुछ बोल नहीं रही है तब वो अपना हल्का सा सर ऊपर उठा के देखता है और वो देखता है कि राजकुमारी कहीं खोई हुई है। अरे बेटा आर्यन, ये क्या कर दिया तूने? देख अब क्या हुआ। पक्का राजकुमारी ये सोचने में खोई होगी कि तुझे हाथी के जोड़े के नीचे कुचलवाओ या फिर कढ़ाई में तेरी तंदूरी बनाओ। फिर जब आर्यन देखता है कि राजकुमारी काफी देर से कुछ नहीं बोल रही तब वो खुद ही राजकुमारी हल्के से बोलता है, पर उन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो चिल्लाकर राजकुमारी राजकुमारी 2 बार बोलता है तो राजकुमारी को होश आता है और वो आर्यन को देखती है। और जब आर्यन देखता है कि वो वापस उसे देख रही है तो वो फिर से सॉरी सॉरी बोलने लगता है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इतना भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये बस एक ड्रेस ही तो है। और वैसे भी ये तुमसे ज्यादा महंगी थोड़ी ना है। राजकुमारी अपने मन ही मन ये बात बोलती है। धन्यवाद आपका मुझे माफ करने के लिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राजकुमारी बोलती है। वैसे तुम कौन सी क्लास में हो? राजकुमारी आर्यन से पूछती हो। क्लास, इतना बोलकर आर्यन अपना एडमिशन फॉर्म निकालता है और उसे देखकर वो बोलता है, A1 में हूं। ओह, इसका मतलब हम दोनों एक ही क्लास में हैं। ओह, तो आप भी इसी क्लास में हैं? आर्यन बोलता है। चलो अब क्लास में चलते हैं। वैसे भी आज इन सब की वजह से क्लास बहुत देर से शुरू हुई है और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हम इसमें भी देर से पहुंचे। ऐसा कहते हुए वो हल्का हंस रही थी। आर्यन तो राजकुमारी को ऐसे हंसते देख एक पल के लिए तो उसकी राजकुमारी से नजर ही हटती, पर फिर तभी वो अपना ध्यान राजकुमारी से हटाता है और उनके पीछे क्लासरूम में जाता है। वही क्लासरूम में सभी बच्चे बैठकर आज हुए झगड़े की ही बात कर रहे थे। अरे तूने देखा, वो लड़का जितना दिखने में हैंडसम उतना ही वो लड़ने में अच्छा है, एक लड़की बोलती है। हाँ यार, देखा नहीं कैसे उसने अयान टीचर तक को घायल कर दिया, जबकि वो उसे 2 लेवल ऊपर है, एक दूसरी लड़की बोलती है। हाँ यार, मुझे तो उस पर बहुत बड़ा वाला क्रश हो गया है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। अरे तेरा क्यों, मुझ में क्या खराबी है? दिखने में भी सुंदर और जादू का स्तर भी अच्छा है, तेरे से ज्यादा तो उसके लिए मैं अच्छी रहूंगी, एक दूसरी लड़की बोलती है। वही लड़के उससे खौफ खा रहे थे। भाई उससे गलती से पंगा मत ले लेना, एक लड़का बोलता है। हाँ भाई, देखा नहीं क्या पंच मारा था उसने अयान सर को। वो सब ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि आर्यन राजकुमारी के साथ क्लास में आते हैं, पर थोड़ी कमजोरी होने की वजह से आर्यन गिरने वाला होता है। तब राजकुमारी उसे बचाने के लिए हाथ देती है कि वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। कुछ देर तक वो ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते हैं और क्लास के लड़के और लड़कियां ये देखकर जलते रहते हैं। फिर तभी गेट की तरफ से खांसी की आवाज आती है और उनका ध्यान भटक जाता है। और जब वो गेट पर टीचर को देखते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं। उस समय दोनों ऑकवर्डनेस के मारे किसी को बिना देखे चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं।
आर्यन की सीट पीछे थी क्योंकि वो एक आम लड़का था और वही राजकुमारी की सीट आगे थी क्योंकि वो रॉयल परिवार से थी और सभी रॉयल परिवार और नोबेल लोगों को ही आगे बिठाया जाता था। तो कैसा जाएगा आर्यन का बाकी का दिन? क्या हुआ अयान और सूर्यांश का? क्या दोनों लेंगे अपना बदला या फिर शांत रह जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर। चैप्टर 6 विकराल। तो अब आगे। त्रिपाठी सर जो कि जादुई तकनीकों के प्रोफेसर थे, दूसरी कक्षा में आते हैं और सभी बच्चों का परिचय लेते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम ट्रेनिंग फील्ड पर चलते हैं, क्योंकि मैजिक तो तुम सीख ही जाओगे पर अगर उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो वो किसी काम की नहीं होगी। फिर वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाने लगते हैं। रास्ते में एक बच्चा राजकुमारी बबीता को आर्यन के पास जाता देख मन ही मन बहुत जल रहा था। उसका बस चलता तो वो उसी वक्त आर्यन को मार देता। ऐसे ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड में चले आते हैं, जो एक क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा ग्राउंड था, और यहाँ कुछ लोग अपनी मैजिक प्रैक्टिस करते दिख रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ अपने समन किए हुए जानवरों को ट्रेन कर रहे थे और कुछ यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को बेहतर बनाने में व्यस्त थे। असल में मैजिशियंस हॉल में बच्चों को बहुत से कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उनमें से एक कोर्स समन का है, जिसमें कि बीस्ट को बुलाने के लिए स्टूडेंट्स दूसरी दुनिया के जानवरों से अपने दिमाग का उनके साथ लिंक बनाते हैं और उनके साथ फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। कई बार ये चीज़ जानलेवा भी होती है, क्योंकि दूसरी दुनिया में वो अपनी आत्मा के रूप में ही जा सकते हैं। कई बार तो इसी वजह से उनकी आत्मा भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, पर कुछ समनर ऐसे भी है जो अपनी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाकर रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो वो चाहे तो इसी दुनिया के बीस्ट के कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उन्हें पालतू बना सकता है। पर दूसरी दुनिया के बीस्ट और यहाँ के बीस्ट में ये फ़र्क है कि वहाँ के बीस्ट को ज़्यादा पोषण मिलता है और इसकी वजह से वहाँ का ग्रैंड टियर का बीस्ट भी यहाँ के संत लेवल के बेस्ट को पल भर में हरा देगा। और दूसरा कोर्स है स्वॉर्ड्समैनशिप। असल में इस दुनिया में तलवारबाजी के भी अलग अलग लेवल होते थे, जैसे जादू के होते थे। सबसे पहले उनमें इनिशियल स्वॉर्ड्समैन आता है और फिर मिड रैंक स्वॉर्ड्समैन और ग्रेट स्वॉर्ड्समैन और फिर गॉडली स्वॉर्ड्समैन और प्लैनेट लेवल स्वॉर्ड्समैन और फिर ऐसे उनके लेवल आते हैं। फिर आते हैं हीलर, जो कि एक दुर्लभ चुनने वाला कोर्स है, क्योंकि हीलर बनने की शक्ति बस कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है, इसलिए इनका नाम मैजिशियंस हॉल में ही नहीं बल्कि पूरे स्वराज ग्रह में बहुत ज्यादा है। फिर तभी आर्यन का ध्यान सिस्टम की बातों से हटकर त्रिपाठी सर पर जाता है। असल में ये बातें आर्यन को सिस्टम बता रहा था। जब वो इस ग्राउंड के अंदर आया था तभी उसने सिस्टम से इसके बारे में और बाकी लोगों के बारे में पूछ लिया था। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा और जो इस टास्क को समय पर पूरा कर लेगा उसको कुछ क्रेडिट मिलेगा। जब तुम्हें अंतिम परीक्षा के मार्क्स मिलेंगे तब ये मार्क्स उनमें ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, त्रिपाठी सर बोलते हैं। जी सर, सब बच्चे एक साथ बोलते हैं। तो इस टास्क में तुम्हें इस दुनिया से बाहर दूसरी दुनिया में जाना होगा। तुम में से कुछ लोग तो जानते होंगे इस बारे में, पर कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि मैजिशियंस हॉल एक सील की तरह है जो कि दो दुनिया के बीच में है। जादूगर के हॉल के एक तरफ तो हमारी दुनिया है और दूसरी तरफ एक अलग दुनिया है जहां कदम कदम पर खतरा ही खतरा है। वो दुनिया पूरी तरह से बीस्टों से भरी पड़ी है जो लोगों पर बिल्कुल रहम नहीं खाते। और इस दुनिया का नाम है विकराल। मैजिशियंस हॉल हर साल बच्चों को अलग अलग मिशन पर विकराल में भेजता है, पर उनमें से कुछ वापस नहीं आ पाते। पर अभी ये तुम्हारा प्राइमरी टास्क है, तो तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेजेंगे जहां कोई ज्यादा खतरनाक बीस्ट ना हो। असल में मैजिशियंस हॉल ने उस दुनिया को कई इलाकों में बांट दिया था। उन सभी इलाकों की ओर जाने वाले रास्तों पर अलग अलग दरवाजे बनाए हैं जो वो इस जंगल के पर थे, और अलग अलग रंग का दरवाज़ा अलग अलग खतरे की क्षमता दिखाता है। पीले दरवाजे का मतलब था कि कम खतरा और यहाँ पाने वाले बीस्ट संत लेवल से कम होंगे, और ऑरेंज दरवाजे का मतलब था कि वहाँ के बीस्ट गॉडली लेवल या गॉडली लेवल से कम होंगे। ऐसे ही अलग अलग दरवाजे को अलग अलग खतरे के हिसाब से बांट दिया है। फिर उसकी क्लास के बच्चे टीमें बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि टीम में जाना ही अच्छा रहेगा, क्या पता कब कौन सा खतरा सामने आ जाए। और यहाँ आर्यन को सब ही अपनी टीम में लेना चाहते थे। आर्यन, क्यों ना तुम हमारी टीम में आ जाओ, एक लड़की उससे चिपकते हुए कहती है।
अरे आर्यन, तुम्हारी नहीं हमारी टीम में आएगा। एक दूसरी लड़की आकर पिछली वाली को धक्का देकर आर्यन से चिपकते हुए बोलती है। पर तभी राजकुमारी आर्यन के पास आकर उसे बोलती है कि आर्यन, इनसे मिलो, ये हमारी टीम के बाकी के 3 सदस्य रिया, स्नेहा और रोहन। पर मैंने कब बोला मैं तुम्हारी टीम में आ रहा हूं? आर्यन इतना बोलता ही है कि राजकुमारी उसे आंख दिखाती है तो वो वही चुप हो जाता है। फिर वो राजकुमारी और उसकी टीम के साथ जंगल पार करके पीले दरवाजे से दूसरी दुनिया में चले जाता है। ये दरवाज़ा सभी टीम को अलग अलग लोकेशन पर भेज देता है। जब वह दूसरी दुनिया में जाता है तब एक पल को तो उसे ऐसा लगता है कि वह अपनी पुरानी दुनिया में आ गया। वही बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्कुल वैसे ही सड़कें और जमीन पर चलने वाली गाड़ियां, पर बस उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शहर है को न जाने कितने सालों पहले लोगों ने छोड़ दिया था। धीरे धीरे आर्यन और उसके टीम के साथ ही शहर में और अंदर जा रहे थे। तभी आर्यन और बाकियों के सामने एक हाफ मंकी बीस्ट आता है, जो कि एक गोरिल्ला जैसा दिखने वाला बीस्ट था, पर उसमें अंतर ये था उसके सर पर एक क्राउन और 2 हल्के ब्राउन कलर के विंग्स थे जो उसकी बॉडी के कलर से परफेक्ट मैच हो रहे थे, और ये दिमाग से इंसान जितने ही समझदार होते हैं। और उस हाफ मंकी को देखकर वो पांचों वही एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं। ये तो गॉडली लेवल का है, ये यहाँ क्या कर रहा है? रिया बोलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दरवाजे में आ गए हो? रोहन बोलता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो टीचर्स जरूर हमें रोक लेते, आर्यन बोलता है। इसका मतलब ये है कि ये गॉडली लेवल का जानवर किसी तरह अपने क्षेत्र से भागकर यहाँ आ गया है। आर्यन और राजकुमारी बबीता साथ बोलते हैं। फिर तभी रोहन आर्यन से बोलता है, आर्यन क्यों ना तुम इस पर भी वही अटैक प्रयोग करो जो तुमने अयान सर पर किया था, और हम तब मौके का फायदा उठा के हाफ मंकी को मार देंगे। नहीं, मैं नहीं उपयोग कर सकता, क्योंकि मैं उसे एक दिन में बस एक ही बार उपयोग कर सकता हूं, आर्यन बोलता है। आर्यन सोच ही रहा है कि क्या करें, तभी उसके दिमाग में काफी समय के बाद सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम सफलतापूर्वक अपडेट हो गया। सिस्टम सफलतापूर्वक अपडेट हो गया। अपने दिमाग में ये बात सुनकर वो थोड़ा खुश होता है और वो अपनी चेतना अपने सिस्टम में डाल देता है, जो कि उसके अचेतन मन में कहीं थी। और जब वो सिस्टम के अंदर जाता है तब वो देखता है कि वहाँ एक हाईटेक लाइब्रेरी है, जहाँ पर एक रिसेप्शन था और वहाँ पर एक होलोग्राम जैसी एक लड़की बैठी हुई थी। होलोग्राम जैसी लड़की का मतलब आर्यन उसे स्पर्श नहीं कर पा रहा था, बस आर्यन उससे बात ही कर रहा था। यहाँ बुकशेल्फ में बहुत सारी किताबें हैं, और इस चीज को देखकर आर्यन एक पल के लिए तो उदास ही हो जाता है कि सिस्टम ने अपडेट होके ये क्या दिया। और फिर जब वहाँ रखी किताबों में से एक को पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस किताब में हाफ मंकी के बारे में पूरी जानकारी थी और कहाँ उसकी कमियां थी वो सब लिखा हुआ था, जिसका वो इस्तेमाल कर सकता था। जब वो ये सब देख ही रहा है कि वो किताब अचानक से ही सीधा आर्यन के दिमाग में चली जाती है और उसकी सारी जानकारी आर्यन के दिमाग में घूमने लगती है, मानो उसने ना जाने कितनी बार उस किताब को पढ़ा हो। अब आर्यन इतना तो पक्का हो गया था कि वो हाफ मंकी को हरा देगा, पर वो वापस नहीं जाता। वो इस जगह को और देखने के लिए आगे जाने लगता है। वो ऐसे ही आगे जाता रहता है और उसे ऐसी बहुत सी किताबें दिखती है, पर वो इस बार इन किताबों को टच नहीं पा रहा था। ऐसे ही करते करते वो हाईटेक लाइब्रेरी के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंच जाता है और वहां एक लिफ्ट को देखता है और वो उसमें जाके खड़े हो जाता है। और वो लिफ्ट स्वचालित रूप से उसे दूसरी मंजिल ले जाती है, और दूसरी मंजिल पर वो देखता है कि एक आभासी प्रशिक्षण कक्ष है, जिसमें वो किसी भी योद्धा से वर्चुअली लड़ सकता है और अपनी लड़ने की तकनीकों को और अच्छा बना सकता है। और फिर वो इस मंजिल पर एक और चीज़ देखता है कि दूसरी मंजिल पर एक हेवंस मेडिसिन के नाम की भी दुकान है। वो वहां जाता है और उसमें बैठे एक होलोग्राम जैसे इंसान से बोलता है एक मेडिसिन देना, और तब वो उसे एक संत लेवल की मेडिसिन दे देता है। और जब वो उस दवा को लेता है तब वो देखता है कि वो गोली सुनहरे रंग की गोली है। फिर वो उसको ध्यान से देखा है तब शौक रह जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि बाहर इस ग्रेड की दवा कहीं मिलेगी, और ऊपर से इस दवा की शुद्ध ऊर्जा। वो इतना खुश हो जाता है कि वो दुकान पर होलोग्राम जैसे इंसान से एक और गोली मांग लेता है, पर इस बार वो इंसान इसके लिए साफ इनकार कर देता है।
पर ऐसा क्यों? ये सिस्टम तो मेरा ही है, तो मतलब ये लाइब्रेरी और इसकी सारी स्वर्ग की दवाएं भी मेरी ही हुई ना? आर्यन बोलता है। हाँ, पर तुम्हें लाइब्रेरी में बीस्टों के कोड देने होंगे जो कि तुम्हें अलग अलग बीस्टों को मारने के बाद मिलेंगे। उनसे तुम अलग अलग लेवल की हेवेंस मेडिसिन अनलॉक कर सकते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता रहेगा वैसे ही तुम्हें रेयर बीस्ट स्कोर या ज़्यादा लेवल वाले बीस्ट कोर को लाकर लाइब्रेरी को देना होगा। और यही नहीं बल्कि ये हेवंस मेडिसिन तुम्हारे लेवल को बिना किसी दुष्प्रभाव के तुम्हारे स्तर को दूसरे लेवल पर पहुंचा देगी। यही नहीं बल्कि इसकी मदद से तुम अपने ज्ञान को भी बढ़ाने के काबिल हो सकते हो। और यही नहीं, इस गोली को खाकर तुम्हारी ताकत नॉर्मल सेम लेवल इंसान या बीस्ट से कई गुना ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर तुम्हारा लेवल ग्रैंड टियर है तब तुम बड़े ही आसानी से संत या फिर महान संत लेवल के लोगों को टक्कर या उन्हें हरा भी सकते हो। वो होलोग्राम जैसा इंसान बोलता है। फिर आर्यन वही बैठ जाता है और उस हेवन मेडिसिन को खाकर उसकी एनर्जी को कंडेंस करने लगता है, और इसी चीज में उसे 6 घंटे लग जाते हैं। और जब वो होश में आता है तब वो देखता है कि वो वही बाकी लोगों के साथ छुपा हुआ था, और तब उसे पता चलता है कि लगता है कि लाइब्रेरी का टाइम यहाँ असली दुनिया के टाइम से बहुत धीमे चलता है। और फिर आर्यन बाहर निकलकर हफ मंकी की ओर जाने लगता है। तभी उसे राजकुमारी बबीता रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ बाहर वो जानवर है। तुम टेंशन मत लो। इतना कह के वो अपना लेवल जो कि अब संत लेवल पर पहुंच गया था वो बाकी लोगों को दिखाता है। असल में आर्यन ने अपने लेवल को छुपा रखा था, और यहाँ कोई भी चाहे तो वो अपने बराबर की या अपने छोटे लेवल वाले लोगों से अपना लेवल छुपा सकते हैं, पर उनसे बड़े लेवल वाले उनका लेवल देख ही लेते हैं। सभी उसका लेवल देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा तो यहाँ आने से पहले लेवल ग्रैंड टियर था ना? रोहन बोलता है। हाँ, मैंने देखा था, यहाँ आने से पहले उसका लेवल ग्रैंड टियर ही था, रिया बोलती है। दरअसल यहाँ आने से पहले मैजिशियन एस हॉल छात्रों का लेवल चेक करते हैं ताकि वो छात्रों को उनके लेवल के हिसाब से गेट में भेज सके। फिर आर्यन अपने सिर के पीछे हाथ रखकर एक भोला सा चेहरा बनाकर बोलता है, वो क्या है ना? यहाँ आते हुए मुझे एक बात समझ आ गई थी जो कि मेरे लेवल को रोक रही थी, और वो बात समझ आते ही मैंने लेवल पार कर लिया। बाकी सबका ये देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो मन ही मन सोच रहे थे कि नहीं बताना तो नहीं बताए ना। ये क्या होता है कि एक बात समझ आई और लेवल पार हो गया? ऐसे तो हमें ना जाने कितनी बात समझ आती है पर हमारा लेवल तो पार नहीं होता। फिर वो सबको बोलता है, सुनो, मैं हफ मंकी को अपनी तरफ बुलाऊंगा, तभी तुम सब जंगल की तरफ वापस जाके हमारे शिक्षकों को ये सब बात बता देना। पर राजकुमारी को टेंशन होने लगी और वो बोलने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ यही रुकूंगी। फिर काफी देर तक राजकुमारी को समझाने के बाद वो सबको वही छोड़कर चला जाता है। फिर वो हफ मंकी के सामने आकर चिल्लाकर बोलता है, ओए बंदर, इधर इधर आ, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। ऐसा बोलकर वो हफ मंकी को अपने पीछे भगाने लगता है, और वही दूसरी तरफ बाकी सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। राजकुमारी बबीता को आर्यन की टेंशन हो रही है तो वो बार बार पीछे देख रही थी, और फिर ऐसे ही आर्यन उसकी नजरों से गायब हो जाता है। तो क्या होगा आर्यन का? क्या आर्यन हरा पाएगा हफ मंकी को? क्या राजकुमारी और बाकी सब टाइम पर बुला लेंगे टीचर्स को आर्यन की मदद के लिए? जानने के देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।